नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ EVS 2 के नए वीडियो में। हम आज तक जो पार्ट देख रहे थे उसका नाम है विकासवाद। आज का भी वीडियो उसी विकासवाद के पाठ्यक्रम पे है। तो विकासवाद में हमने देखा था कि विकास जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है, लेकिन संथ चलने वाली है। संथ है लेकिन निरंतर है। उसके बाद सॉरी माफ कीजिएगा। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार डायनासोरस जो प्राणी है वो पर्यावरण के अनुरूप बदल नहीं कर पाए, खुद में बदलाव नहीं हो पाया उनके शरीर के अंदर और वो नष्ट हो गए। उसके बाद हमने इसी पाठ में देखा था कि जो विकास के चरण हैं, प्राणियों के विकास के चरण हैं, वो हमने देखे थे। तो सजीव में वनस्पति और प्राणी दोनों आते हैं, तो उन दोनों के चरण में से हम केवल प्राणियों का चरण, विकास का चरण इस पाठ में देखने वाले हैं। तो प्राणियों के विकास के चरण में, सजीवों के विकास के चरण में सबसे पहला जो मुद्दा है वो है अपृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय सजीव जिनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको अपृष्ठवंशीय सजीव कहा जाता है। जैसे कि घोंगा है। घोंगा मैंने आपको बताया था कि घोंगे के शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी ना होना उनको अपृष्ठवंशीय, यानी नहीं होती। अपृष्ठ, अज्ञान, ज्ञान नहीं होना, इसके लिए अज्ञान। तो अपृष्ठवंशीय सजीव जिनके पृष्ठ में शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आ गया समझ में आपको? ठीक है। तो पृष्ठवंशीय सजीव अभी देखते हैं। पृष्ठवंशीय सजीव का भी कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। पृष्ठवंशीय सजीव जिनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि जलचर। जलचर उसमें आती है मछली। तो जल में चर करना वाला यानी जल में रहने वाले, जलचर यानी जल में रहने वाले। तो जल में रहने वाले प्राणी जो है वो पृष्ठवंशीय प्राणी है। उसके बाद हमने देखा था कि उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी यानी जमीन और पानी, यहाँ दोनों पर रहने वाले प्राणियों को उभयचर प्राणी कहते हैं। उभय यानी उभय यानी दोनों जगहों पर रहने वाले, उभयचर दोनों जगह पर रहने वाले, जमीन और पानी में रहने वाले, जैसे कि कछुआ है या मेंढक। ऐसे अनेक प्राणी हैं। आप उनकी जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद है पक्षी। पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं वो भी पृष्ठवंशीय प्राणी हैं। उसके बाद है रेंगने वाले प्राणी, जिसमें आता है सांप। तो रेंगने वाले प्राणियों में भी पृष्ठवंशीय प्राणी है। आपको लगता होगा कि सांप कुंडली मार के बैठता है तो उनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, तो उसकी वजह से वो कुंडली मारकर बैठ सकते हैं। और उसके बाद है सस्तन प्राणी, जैसे कि गाय और इंसान। और भी सस्तन प्राणी है, मैं केवल आपके जानकारी के लिए दो नाम बता रहा हूँ। तो सस्तन प्राणियों में पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित जो चरण है वो सस्तन प्राणियों का है, सबसे ज़्यादा विकसित है। शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो सस्तन प्राणी हैं उनके जो गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होती है और उसके बाद माँ शिशु को जन्म देती है। जैसे कि इंसानों में भी होता है कि गर्भ में ही बच्चे की पूर्णतः वृद्धि होती है और उसके बाद माँ 9 महीने के बाद जन्म देती है। अलग अलग प्राणियों में ये जो कालावधि है ये अलग अलग है। सभी यानी गाय का बछड़ा जो है वो 9 महीने में नहीं आता, उसका कालावधि अलग है, सबका कालावधि अलग रहता है। तो ऐसे गर्भ में पूर्णतः विकसित होता है और उसको जब पूर्णतः वृद्धि हो जाती है तो वो गर्भ के बाहर आ जाता है, उसको जन्म देती है माँ। और जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक स्तनपान द्वारा पोषण होता है। तो ये जो है माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये अधिकांश सस्तन प्राणियों में महत्वपूर्ण विशेषता है। सस्तन प्राणियों की विशेषता क्या है? एक तो गर्भ में वृद्धि होने के बाद शिशु का जन्म होता है
और दूसरी विशेषता ये है कि वो जन्म होने के बाद कुछ दिन तक माँ के दूध पर उसका पोषण होता है। ये विशेषताएं हैं। अभी बतख चोचू प्लेटिपस, प्लेटिपस जो सस्तन प्राणी है तथा चींटी खाऊ एंट ईटर, ये जो प्राणियों की प्रजाति है ये अपवाद है। ये क्या करते हैं, ये प्राणी सस्तन है लेकिन अंडे देते हैं। सस्तन प्राणी अंडे भी देते हैं। ये अपवाद दो प्राणियों में देखा गया है, प्लेटिपस और एंट ईटर में, जिसे बतख चोचू और चींटी खाऊ कहते हैं। वो अंडे देते हैं सस्तन प्राणी होने के बावजूद भी। उसके बाद हम अंतिम जो चरण है पाठ का वो देखेंगे, मानव सदृश वानर। मानव सदृश वानर शब्दों में ये आपको जानकारी हो गई, मानव सदृश यानी मानव जैसा दिखने वाला, मानव के तरह समानता रखने वाला वानर, उसे मानव सदृश वानर कहते हैं। सदृश यानी उसके जैसा दिखने वाला, मानव के जैसा दिखने वाला मानव सदृश वानर, तो मानव की समानता रखने वाला वानर। इसी को एप बंदर ही कहते हैं। इंग्लिश में उसे एप नाम से पुकारते हैं, एप बंदर कहते हैं। तो इनका जो निवास था मुख्यतः पेड़ पर ही था। जो एप बंदर थे उनका निवास पेड़ पर था। जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि पेड़ पर रहने के लिए उनको जो शारीरिक और ताकत लगती थी वो अलग प्रकार की लगती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, उनमें परिवर्तन होने का कारण नहीं था, लेकिन अतः मूल वानर का स्वरूप जैसा कि वैसा ही रहा। लेकिन उनकी कुछ प्रजातियां हैं जो घास वाले प्रदेश में नीचे आई, पेड़ से उतर आई, इसलिए उनको उनके पूंछ की जरूरत नहीं रही। वो दो पैर पर चलने लगे। जैसे कि आप जानते हैं एप जो है, वानर जो है वो 4 पैरों पे चलता था, लेकिन जो प्रजातियां घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था, वे प्रजातियां विकसित होती गई। उनमें क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। तो सबसे पहले जो ये घटना यानी जो विकास, मानव का विकास हुआ, या आप कह सकते हैं कि मानव सदृश वानर से मानव बनने का जो प्रवास हुआ या विकास हुआ, वो अफ्रीका महाद्वीप में ये हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में ये घटित हुआ। उसी को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि यानी प्रारंभ, आदि पुरुष यानी प्रारंभ का पुरुष, आदि मानव। तो आदि का मानव यानी प्रारंभ का मानव। तो अगले पाठ में हम मानव की इस विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो।